हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए हाल ही परीक्षाओं में जिन प्रश्नों को पूछा गया है, जो नए प्रश्न हैं, उन्हें इस क्लास में कराया जाएगा। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। से जुड़ी हुई जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर वाले भी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं, इसमें ये आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। और समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स हैं, ठीक है। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के सोशियोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के बारे में जितने भी बच्चे पूछ रहे थे, तो ये प्रैक्टिस सेट आ चुका है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल प्रश्नों की संख्या 1000 मिल जाएगी और इसका जो प्राइस है 150 है, 150 रुपए है। जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न इसमें 750 हैं और इसका प्राइस 120 रुपए है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, तो इसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे और इसका प्राइस 99 है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, यह किसने कहा कि संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता? विकल्प में यहाँ पर हैं स्पेंसर, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन और लेवी यहाँ पर दिए गए हैं। संरचनाओं में बिना प्रकारों में परिवर्तन हुए परिवर्तन घटित नहीं हो सकता है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सही उत्तर है, वो विकल्प ए है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही सबसे पहले संरचना की बात की थी और संरचना की तुलना मानवीय शरीर से की थी। अच्छा, किस पुस्तक में संरचना की बात की थी? तो बुक इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी है, जो कि 1875 में आती है। और ध्यान रखिएगा, इसी पुस्तक में इन्होंने, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी में इन्होंने सामाजिक संरचना की बात की है और इसी पुस्तक में इन्होंने इसी पुस्तक को स्पेंसर की इसी पुस्तक को समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक भी माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की जो बात की थी, संरचना के दो प्रकार इन्होंने, ब्राउन ने बताए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्राउन ने संरचना के दो प्रकार बताए थे, वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना। ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से, वास्तविक संरचना और समान संरचना है। वास्तविक संरचना की बात की जाए तो इसका निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है, ये अस्थायी है। ठीक है, ये अस्थायी होती है और परिवर्तन इसी में होता है। ठीक है, ठीक है, ये परिवर्तनशील है, परिवर्तन इसी में होता है। और समान संरचना की बात करें तो इसमें नियम, प्रतिमान, कानून, ये सभी इसमें आ जाएंगे। और ब्राउन इसे स्थायी संरचना कहते हैं। ठीक है, ब्राउन इसे, समान संरचना को स्थायी संरचना कहते हैं। वास्तविक संरचना का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर होता है, ये अस्थायी है और परिवर्तन इसी वास्तविक संरचना में होता है। अच्छा, किस पुस्तक में रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की बात की है? तो बुक का नाम है अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। ठीक है, ये आती है 1950 में पुस्तक। ठीक है, तो इसमें संरचना की बात की है। और ब्राउन के लिए संरचना क्या है? मूर्त है। ब्राउन के लिए क्या है? संरचना मूर्त है। और संरचना का निर्माण जो हुआ है व्यक्तियों से मिलकर हुआ है।
ठीक है, संरचना का निर्माण या संरचना का जो अंग है ये व्यक्ति हैं रेडक्लिफ ब्राउन के लिए। किस पुस्तक में बात की है इन्होंने? अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, ये इनकी पुस्तक है रेडक्लिफ ब्राउन की, जिसमें उन्होंने संरचना की बात की है, वास्तविक संरचना और समान संरचना की बात की। स्पेंसर ने द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में बात की है संरचना की, और इस पुस्तक को समाजशास्त्र की पहली पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, माना जाता है, और ये पुस्तक 1875 में आई थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, या किसने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? विकल्प में यहाँ पर किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न दिए गए हैं। या किसने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है? ऑप्शंस में किंग्सले डेविस, इलियट एंड मैरल, मैकेवर एंड पेज, ऑकबर्न दिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प इलियट एंड मैरल हो जाएगा। ठीक है, इलियट एंड मैरल हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। डेविस की बात की जाए तो डेविस क्या कहते हैं? परिवार को व्यक्तियों का ऐसा समूह कहते हैं जिसमें नातेदारी के आधार पर लोग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसमें लोग नातेदारी के संबंधों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, नातेदारी के आधार पर एक दूसरे से संबंधित व्यक्तियों के समूह को परिवार कहा है किंग्सले डेविस ने। मैकेवर की परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने परिवार को निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित समूह कहा था, जिसमें बच्चों के पालन पोषण, जिसमें बच्चों के जनन और पालन पोषण की व्यवस्था होती है। तो परिवार एक निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित ऐसा समूह है जिसमें बच्चों के जनन, उनके पालन पोषण की व्यवस्था होती है, उसे क्या कहा है इन्होंने? परिवार कहा है मैकेवर ने। परिवार की ये परिभाषा मैकेवर की इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, एक धार्मिक विश्वास क्या है? विकल्प है यहाँ पर ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की एक प्रणाली, या फिर उपयुक्त। यहाँ पर सभी सही होंगे। धार्मिक विश्वास क्या है? धार्मिक विश्वास क्या है? ज्ञान या सत्य का कथन, एक धारणा या विचार, एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा की गई वास्तविकता को समझने की प्रणाली। ये यहाँ पर ये सारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न विचारकों में से किसने विचार किया कि सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकता है क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है? विकल्प में यहाँ पर कोलिंस है, सिमेल है, डेरेंड्रॉफ है, कोजर दिए गए हैं। सामाजिक संबंधों में संघर्ष हो सकते हैं क्योंकि पारस्परिक क्रिया की स्थिति में लोगों द्वारा हिंसात्मक बल प्रयोग का हमेशा उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर सही होगा कोलिंस। ठीक है, ये कथन किसका है? ये विचार किसका है? कोलिंस का है। और कोलिंस का जो संघर्ष सिद्धांत था ये घटना क्रिया विज्ञान और निजाती प्रणाली से प्रभावित था। कोलिंस का जो संघर्ष सिद्धांत था ये घटना क्रिया विज्ञान प्लस नृजातीय प्रणाली विज्ञान से प्रभावित था। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और सामाजिक संरचना सामाजिक अंतरक्रिया की श्रृंखला है, ये इनके द्वारा बात कही गई थी। सामाजिक संरचना श्रृंखला है। संगठन को संघर्ष का अखाड़ा कहा था, ये भी इस तरीके से आता है। संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं या संघर्ष का अखाड़ा है, इस तरीके से आता है। तो जितनी भी बातें आपको क्लास में बताई जाती हैं उन्हें नोट कर लिया करिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में उस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो कोलिंस से जुड़ा हुआ ये याद रखिएगा। कोजर यहाँ पर है, कोजर का इंपॉर्टेंट है। कोजर ने संघर्ष का जो सिद्धांत दिया था, इनके संघर्ष के सिद्धांत को प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। और ये किसने कहा था? कोजर का संघर्ष का सिद्धांत प्रकार्यात्मक संघर्ष का सिद्धांत है। तो ये बात किसने के द्वारा कही गई थी? टर्नर के द्वारा। ठीक है, टर्नर के द्वारा कही गई थी, ये भी याद रखिएगा।
और किस पुस्तक में संघर्ष का सिद्धांत कोजर ने दिया है? तो बुक का जो नाम है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, और ये 1956 यानी 1956 में यह पुस्तक आती है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट कोजर की पुस्तक है, 1956 में ये बुक आती है। संघर्ष के दो प्रकार कोजर ने बताए हैं। ठीक है, संघर्ष के दो प्रकार कोजर ने बताए हैं। एक तो वास्तविक संघर्ष है, ठीक है, वास्तविक संघर्ष है, अवास्तविक संघर्ष है। वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष की बात कोजर ने की है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इसके अलावा संघर्ष की भूमिका व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण को बनाए रखने के लिए इन्होंने बात कही थी कि जो संघर्ष की भूमिका है, संघर्ष का जो योगदान है, ये व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण को बनाए रखने में रहता है। और डेहरेनड्रॉफ का संघर्ष का सिद्धांत द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है। डेहरेनड्रॉफ के संघर्ष सिद्धांत को टर्नर ने द्वंद्वात्मक संघर्ष का सिद्धांत कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृतिकरण का तात्पर्य है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो संस्कृतिकरण का क्या तात्पर्य है? संस्कृतिकरण का तात्पर्य क्या है? और डेहरेनड्रॉफ की जो पुस्तक है जिसमें उन्होंने संघर्ष का सिद्धांत दिया था, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसे भी याद रखिएगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस पुस्तक में डेहरेनड्रॉफ ने संघर्ष की बात की थी, संघर्ष का सिद्धांत दिया था। ये बुक परीक्षा में पूछी जाती है। यहाँ पर विकल्प डी है। अच्छा, संस्कृतिकरण की अवधारणा की बात आई है, तो यह अवधारणा किसकी है? इसके जनक कौन है? M.N. श्रीनिवास। ठीक है, M.N. श्रीनिवास है, ये इनकी अवधारणा है, ये इनका कॉन्सेप्ट है। एक प्रश्न आता है, किस पुस्तक में संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है? तो बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द तुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया करके इनकी पुस्तक है, और ये आती है 1952 में। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है, 1952 में ये इनकी बुक आती है। इसी में इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। अच्छा, संस्कृतिकरण है क्या, कैसी प्रक्रिया, इस तरीके से भी प्रश्न आता है। तो इनका कहना था संस्कृति का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, उनके धार्मिक कर्मकांड को अपनाती है, ताकि उस जाति का पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। और ध्यान रखिएगा, इसका जो व्यक्ति अनुकरण करता है वो केवल कई लंबे अरसे तक करता है। ठीक है, कई वर्षों तक व्यक्ति अनुकरण करता है, तब जाके उसका जाति पद में जो स्थान है वो पहले से बेहतर होता है। और ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सामूहिक प्रक्रिया है, संस्कृतिकरण सामूहिक प्रक्रिया है। जाति गतिशीलता की बात की है इस प्रक्रिया में। इस प्रक्रिया के दौरान जाति गतिशीलता को देखा है श्रीनिवास ने, जाति गतिशीलता देखी गई है इसमें, और पद मूलक परिवर्तन है। ठीक है, पद मूलक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस विशेषताओं में आपको दिए जाएगा, उसमें दिया जाएगा कि संरचना में परिवर्तन, तो याद रखिएगा ये संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, पद में परिवर्तन की बात करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और योगेंद्र सिंह एक इंपॉर्टेंट है, योगेंद्र सिंह का आता है कॉन्सेप्ट। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा था। ठीक है, जो योगेंद्र सिंह है, इन्होंने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा था। ठीक है, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण, एक सेकेंड, अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा था। या विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया। ठीक है, या फिर विचारधारा
विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहा था, ये याद रखिएगा। इस तरीके से परीक्षाओं में योगेंद्र सिंह का पूछा जाता है कि संस्कृतिकरण से संबंधित उन्होंने क्या कहा है। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है। संस्कृतिकरण विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको जितनी भी बातें बताई हैं, क्लास में जितनी भी बातें बताई जाती हैं, उन्हें नोट कर लिया करिए, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मार्क्सवादी शब्दावली में उत्पादन की पद्धति का घटक निम्न में से कौन सा नहीं है। उत्पादन के साधन, उत्पादन के उपकरण, उत्पादन की शक्ति या उत्पादन के संबंध, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। किसकी बात मार्क्स के द्वारा नहीं की गई है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा, उत्पादन के उपकरण होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कार्ल मार्क्स संरचना के दो प्रकार बताते हैं। ठीक है, संरचना के दो प्रकार बताते हैं। एक तो अधोसंरचना है, एक क्या है, अधोसंरचना है, जिसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर कहते हैं, ये याद रखिएगा। सब स्ट्रक्चर कहते हैं। और दूसरी जो है संरचना वो है अधिसंरचना। ठीक है, अधिसंरचना, इसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर हम बात करें अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर की, तो इसमें ये उत्पादन के जो साधन है, ठीक है, उत्पादन के साधन, पद्धतियां, इन सब की बात करते हैं। ठीक है, उत्पादन के जो साधन है, पद्धतियां हैं, इन सभी की बात करते हैं, पद्धतियों की बात करते हैं। अधिसंरचना की बात करें तो इसमें ये धर्म की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, कानून की बात करेंगे इसमें। ठीक है, और एक प्रश्न इस तरीके से आता है, कार्ल मार्क्स का पूछा जाता है, किसके द्वारा कहा गया है कि अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। ठीक है, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ये मार्क्स के द्वारा कहा गया है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधोसंरचना में परिवर्तन समाज में परिवर्तन लाता है, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, अधोसंरचना में परिवर्तन समाज में परिवर्तन लेकर आता है, इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों से नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित हुए हैं, जिनका परिणाम निम्न हुआ है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन, नगरीय से ग्रामीण प्रवसन, ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, या फिर नगरीय से नगरीय प्रवसन। सही क्या होगा, सही यहाँ होगा ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, ग्रामीण से नगरीय प्रवसन होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ क्योंकि श्रम संघ विद्यमान नहीं थे, श्रम संघ रुचि नहीं लेते थे, कोई भूमि सुधार नहीं किए गए हैं, आंशिक भूमि सुधार किए गए हैं। भारत में किसान आंदोलन असफल हुआ था, उसका कारण क्या था इनमें से? यहाँ पर सही होगा विकल्प ए, श्रम संघ विद्यमान नहीं थे। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये नेट की परीक्षा में पूछा गया है 2012 में। ठीक है, ये नेट की परीक्षा में 2012 में पूछा गया था, और किसान आंदोलन की जो असफलता का मुख्य कारण था, ये नेतृत्व व संगठित ना होना था। ठीक है, नेतृत्व का ना होना और संगठित ना होना था। सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई जा रही थी, इसमें सत्ता को प्रभावित करने के लिए कोई संयुक्त रणनीति या योजनाएं नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प ए होगा। बहुत से बच्चे कह रहे थे बी है ऑप्शन, कोई कह रहा था सी है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प ए है, यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया था? यहाँ पर अनुच्छेद आप देख सकते हैं, इनमें से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया है, फंडामेंटल राइट? तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 आ हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है।
प्रश्न है कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है। तो यहाँ पर सही क्या होगा, भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है, भारतीय विद्या अध्ययन। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है प्रभु जाति की एम एन श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं हैं। प्रभु जाति का अच्छा कॉन्सेप्ट किसका था, एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर बतानी है कि प्रभु जाति से संबंधित विशेषताएं एम एन श्रीनिवास के द्वारा कौन सी बताई गई हैं। यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 विशेषताएं दी गई हैं। पहला है जनसंख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति, दूसरा है भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, तीसरा है पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां, और चौथा है आय के शहरी स्रोत। तो यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी। ये चारों ही सही हैं, ठीक है, चारों ही सही हैं, विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। और प्रभु जाति के आलोचना में प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसकी है, एस.सी. दुबे की है। प्रभु व्यक्ति की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है, एस.सी. दुबे के द्वारा दी गई है। और प्रभु समूह की अवधारणा, ठीक है, प्रभु समूह की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है, एंथोनी कॉर्टर के द्वारा दी गई है, ये याद रखिएगा। एंथोनी कॉर्टर ने प्रभु समूह की अवधारणा दी है। और प्रभु क्षेत्र की अवधारणा किसकी है, प्रभु क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ए.सी. मेयर के द्वारा दी गई है प्रभु क्षेत्र की अवधारणा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है बंधुआ मजदूरी, कौन सा विकल्प सही तरीके से परिभाषित कर रहा है बंधुआ मजदूरी को। ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता का कारण, उच्च जाति के पिछले आधिपत्य के कारण, ग्रामीण गरीबी का परिणाम लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर उच्च जातियों का आधिपत्य, या फिर ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। बंधुआ मजदूरी, ये अभी जो हायर वाला एग्जाम हुआ है अप्रैल में, उसमें बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पूछा गया था, ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम करके पूछा गया था। ये कब आता है, अधिनियम 1976 में, 1976 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प डी होगा, ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है। उपयोग मूल्य, अतिरिक्त मूल्य, विनिमय मूल्य, अवशेष मूल्य यहाँ पर है। व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प बी, अतिरिक्त मूल्य होगा, सरप्लस वैल्यू होगा, ठीक है, अतिरिक्त मूल्य होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करके प्राप्त स्वतंत्र बाजार शक्तियां ही आर्थिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग प्रदान करती हैं, या कथन किसकी अवधारणा को स्पष्ट करता है। उत्तर आधुनिकता, नव उदारीकरण, नव मार्क्सवादी, या फिर नव फोर्डवाद। आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करके प्राप्त स्वतंत्र बाजार शक्तियां ही आर्थिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग प्रदान करती हैं, यहाँ पर नव उदारीकरण होगा, ठीक है, नव उदारीकरण, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। ऑप्शंस पे हैं बोडिलार्ड, यूबेक, एम फूको, लियोटार्ड है, यहाँ पर उलरिच बेक होगा, ठीक है, बी में। समसामयिक समाज को एक मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। विकल्प यहाँ पर होगा ए, बोडिलार्ड होगा, ठीक है, बोडिलार्ड होगा। और बोडिलार्ड के कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं की बात करें तो इन्होंने मृत्यु संस्कृति की बात की थी, ठीक है, प्रतिकृति की बात की है, अति यथार्थता, उपभोग समाज और प्रतीकात्मक विनिमय।
ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं, बोडिलार्ड के हैं। उत्तर आधुनिक समाज को उपभोग का समाज कहा था, उत्तर आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज उपभोग पर आधारित समाज है, या उत्तर आधुनिक समाज उपभोग समाज है, इस तरीके से पूछा जाता है, बोडिलार्ड के द्वारा बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर बोडिलार्ड होगा सही। प्रश्न है, माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है। अंगगणितीय वृद्धि, सकारात्मक रोध, स्थिर जनसंख्या, निवारक रोध। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, कौन सी अवधारणा शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्थिर जनसंख्या होगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है। ऑप्शंस में है एल्फ्रेड शुट्ज, हर्सल, पीटर बर्जर, हेबरमास। जीवन विश्व के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट इनमें से किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पर सही होगा विकल्प डी, हेबरमास होगा। ठीक है, हेबरमास होगा यहाँ पर सही। और इनके द्वारा ये कहा गया था कि एक स्टेटमेंट आता है कि इनका पूंजीवाद आधुनिकता को लेकर के था कि आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है या आधुनिकता अधूरी परियोजना है, इस तरीके से आता है। ये हेबरमास के द्वारा बात कही गई थी। क्यों कही गई थी, इन्होंने कहा था कि जो पूंजीवाद है, ठीक है, पूंजीवाद का कोई विकल्प नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र, पूंजीवाद और आधुनिकता को, इन तीनों को ही एक दूसरे का पर्यायवाची माना था। इन्होंने कहा था प्रजातंत्र स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है, और जब तक हम प्रजातंत्र यानी स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, इन्होंने लोकतंत्र, पूंजीवाद और आधुनिकता को क्या कहा था कि ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। प्रजातंत्र स्वतंत्रता समानता पर आधारित है, जब तक हम स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें उत्तर आधुनिकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा था आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हेबरमास ने निम्न में से किस संकट का उल्लेख किया है। तो किस संकट की बात हेबरमास द्वारा की गई है ये बताना है। तो यहाँ पर आर्थिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, संचारात्मक क्रिया की बात इनके द्वारा की गई है, संचारात्मक क्रिया की बात इनके द्वारा की गई है। द थियरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन करके इनकी पुस्तक है। ये इनकी पुस्तक है, संचारात्मक क्रिया की बात इन्होंने की है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जादू, धर्म तथा विज्ञान में सर्व समान क्या है। अवलोकन तथा प्रयोग, मानव पर समान प्रभाव, अज्ञात की ओर उन्मुख होना, अलौकिक की ओर उन्मुख होना। जादू, धर्म तथा विज्ञान में सर्व समान क्या है। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी, अज्ञात की ओर उन्मुख होना होगा। ठीक है, अज्ञात की ओर उन्मुख होना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, दुर्खिम ने धर्म को, ठीक है, दुर्खिम ने धर्म को पवित्र माना था। दुर्खिम के लिए धर्म पवित्र है, विज्ञान और जादू को इन्होंने अपवित्र बताया था। और अगर हम बात करें मैलोनोवस्की की, तो मैलोनोवस्की क्या कहते हैं, इनके लिए जो धर्म है और जादू है ये दोनों पवित्र हैं, और विज्ञान को ये अपवित्र बताते हैं। ठीक है, विज्ञान को ये अपवित्र बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा सही। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहा जाएगा। सांख्यिकी विश्लेषण, अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण और तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, अंतर्वस्तु विश्लेषण कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति का लक्षण नहीं है। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है, लोगों की सामूहिकता,
कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। समिति का लक्षण नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आदर्श मानदंडों का अनुसरण होगा। समिति की स्थापना सोच विचार करके की जाती है। अस्थायी प्रकृति होती है, कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया जाता है। ठीक है, मूर्त होती है ये, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर अधिनियम से संबंधित है, मिलान करना है, देखकर बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। अगर हम बात करें दहेज निरोधक अधिनियम की, तो ये 1961 में आता है। हिंदू विवाह अधिनियम आता है 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हो जाएगा, और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आएगा। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है घरेलू हिंसा अधिनियम लागू कब किया गया था। ठीक है, लागू कब किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है, इसे जरूर बताइएगा, ये बताया जा चुका है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, लोकग्राम रॉबर्ट रेडफील्ड, प्रत्यक्षवाद अगस्त कॉम्ट, विलासी वर्ग वेबलन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद रूथ बेनेडिक्ट। तो सही नहीं है। देखिए, लोकग्राम की बात रॉबर्ट रेडफील्ड ने की थी, बिल्कुल सही है। प्रत्यक्षवाद की बात आप जानते हैं, प्रत्यक्षवाद की बात अगस्त कॉम्ट ने की थी। विलासी वर्ग वेबलन का है। यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा, रूथ बेनेडिक्ट ने नहीं की है। किसने की है, प्रश्न ये भी आता है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात किसने की है, किसका ये कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिएगा हर्शकोविट्स का है। ठीक है, हर्शकोविट्स का है ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सांस्कृतिक लय, ओपलर, दाय भाग, विज्ञानेश्वर, सामाजिक नियंत्रण, रॉस, आत्मदर्पण, कूले। समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले का था, सही है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक रॉस हैं, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक लय की बात ओपलर ने की है। दाय भाग की बात विज्ञानेश्वर ने नहीं की है, जिमुत वाहन के द्वारा ये बात की गई है दाय भाग की। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से किसने दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा दी है। मैकिम मेरिट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाजीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले समाजीकरण की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। जीएच मीड के द्वारा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा सबसे पहले समाजीकरण की बात की गई थी। यहाँ पर दमनात्मक समाजीकरण की बात हो रही है तो ब्रूम एंड सेल्जनिक। ठीक है, ब्रूम एंड सेल्जनिक ने समाजीकरण के दो प्रकार बताए थे, एक तो दमनात्मक समाजीकरण है, दमनात्मक समाजीकरण हो जाएगा, और दूसरा सहभागी समाजीकरण है। ठीक है, सहभागीय समाजीकरण है, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा से संबंधित कौन है, किसके द्वारा सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा दी गई। रॉबर्ट पार्क, के एस सिंह, जूलियन स्टीवर्ट, ओपलर। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सांस्कृतिक पारिस्थितिकी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, जूलियन स्टीवर्ट का। ठीक है, जूलियन स्टीवर्ट का हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एक आयामी मानव पुस्तक है, वाइट है, रूथ बेनेडिक्ट है, एंथोनी गिडेंस है, हर्बर्ट मार्क्यूस है। एक आयामी मानव किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक किसकी हो जाएगी, हर्बर्ट मार्क्यूस की हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, मैकेवर व अन्य समाजशास्त्री जिसे अभौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहकर संबोधित किया। भौतिक संस्कृति, इंद्रिय परक संस्कृति, भावात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति यहाँ पर विकल्प है। मैकेवर और अन्य समाजशास्त्री जिसे भौतिक संस्कृति कहते हैं उसे सोरोकिन ने क्या कहा था, किस नाम से पुकारा था सोरोकिन ने। यहाँ पर सही विकल्प भावात्मक संस्कृति हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के संविधान अनुच्छेद 35 में जिन राज्यों में जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति का उपबंध किया गया है वे राज्य कौन से हैं, ये बताना है। बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा है, यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक पूछा जा रहा है। ये किसकी पुस्तक है, एंथोनी गिडेंस, मिशेल फूको, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोवस्की। और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक,
रेडक्लिफ ब्राउन की, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, रेडक्लिफ ब्राउन की ये पुस्तक है। इनकी दो इंपॉर्टेंट बुक और हैं, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज। अच्छा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रकारवाद की बात की है, याद रखिएगा, प्रकारवाद की बात की है। इसके अलावा एक बुक है इनकी, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज करके है, ठीक है, किनशिप एंड मैरिज है। और इस बुक में इन्होंने संरचना की बात की है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज ये बुक है, इसमें संरचना की बात की है। और इसके अलावा एक बुक और है, द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, द नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ये एक और मतलब कि दो बुक इनकी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी में प्रकारवाद की बात की है, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज में संरचना की बात की है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।